हेलो दोस्तों, आज हम लव विदाउट लिमिट्स का दूसरा भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अधिराज आंखें बंद कर अभी जो कुछ हुआ उसे याद कर बोला, इस दिल की धड़कनों पर बस तेरी ही हुकूमत हो। मेरे इश्क की सारी राहें बस तुमसे तुम तक हो। बोलते हुए अधिराज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ऐसे ही मिश्का और अधिराज की शादी को आज एक हफ्ता बीत चुका था। छुट्टियां होने की वजह से अधिराज मिश्का को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करता था। मिश्का है रोज उसके ऑफिस जाने के टाइम पर उठा करती थी और उसके ऑफिस से आने के बाद अपने कमरे में आया करती थी, जिसके बाद दोनों फ्रेश होकर सोने चले जाते थे। ये जैसे दोनों के लिए डेली रूटीन बन चुका था। ये तो बस अधिराज का केयरिंग साइड था। मिश्का अभी अधिराज के दूसरे पहलू से वाकिफ ही कहाँ थी। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। मिश्का तान्या के साथ मार्केट से वापस आई और तृप्ति के कमरे में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगी। मिश्का चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही थी जब उसे कमरे से तृप्ति और तान्या की आपस में बातें करने की आवाज आई। तान्या तृप्ति से, तुझे क्या मुझे भी लगता है भाई मिशी से प्यार करते हैं। देख नहीं सुबह कैसे बुआ जी को सबक सिखाया। तृप्ति इतराते हुए, ये बात सिर्फ सुबह की नहीं थी दी। बात तो शादी वाली रात की पार्टी से शुरू हुई थी। फिर तृप्ति उस रात जो कुछ बुआ और मिश्का के बीच हुआ वो सब बताते हुए आगे बोली, रातों रात ऐसे ही थोड़े ना बुआ की कंपनी के शेयर्स गिर गए। नो डाउट इसके पीछे भाई ही थे। सबको पता है भाई एक बार जिसे अपनी नज़रों में चढ़ा लेते हैं फिर उनकी खैर नहीं। तान्या तृप्ति से, जो भी हो तृप्ति, मैं मिशी और भाई दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। दोनों बात कर ही रहे थे जब एक हैंडसम लड़का उनके कमरे में बेधड़क घुसते हुए बोला, आई एम बैक। उसे देख तृप्ति और तान्या दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे बोल रही हो इसके बारे में तो हम भूल ही चुके थे। सामने खड़ा लड़का दोनों को देख बोला, क्या हुआ गर्ल्स, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। तान्या लड़के को मारते हुए, था कहाँ तू, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। तृप्ति भी तान्या का साथ देते हुए बोली, इसे और मारो दी। पूरे घर का दिमाग खराब कर रखा है इसने। इतने में मिश्का कमरे में वापस आते हुए बोली, विवान तुम आ गया। विवान मिश्का को देख बोला, हाय। तुम्हें देखे बिना कुछ दिन और रहता तो शायद मेरी लाश ही घर पहुंचती, बेबी डॉल। इतने में तृप्ति विवान को बीच में टोकते हुए बोली, भाभी जी। विवान कुछ याद करते हुए तृप्ति से, अरे हाँ भाभी जी, यार मुझे भी मिलवाओ हमारी नई नवेली भाभी जी से। कहाँ है वो? कहीं वो भी भाई के तरह हर वक्त थर्ड फ्लोर में तो नहीं रहने वाली ना। तृप्ति मिश्का के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए बोली, आज से भाभी जी, नॉट बेबी डॉल। विवान उसकी बात सुन हंसने लगा। कुछ देर हंसने के बाद सभी को सीरियस देख वो अपनी हंसी कंट्रोल कर सीरियस हो बोला, क्या ये सच में भाभी? तृप्ति मुंह बना विवान को छेड़ते हुए बोली, दिल पर पत्थर रख ले भाई, क्योंकि अब तुझे अपनी पहली क्रश को हर रोज भाभी बुलाना पड़ेगा। तृप्ति की बात सुन मिश्का अपने कंधे से उसके होंठ को झटकते हुए बोली, बकवास बंद कर तृप्ति। इतने में कमरे के दरवाजे पर खड़ी स्मिता जी अंदर आते हुए बोली, विवान मिशी अब सिर्फ तेरी फ्रेंड ही नहीं, तेरे बड़े भाई की पत्नी है, इसलिए अब से तू इसे भाभी बोलेगा। उद्धरण चिन्ह। विवान स्मिता जी की बात सुन बोला, माँ रिलैक्स, मैं सिर्फ मिशी को लाइक करता था। मिशी के साइड से तो वो भी नहीं था,
कोई प्यार जैसा सीन नहीं है हमारे बीच, और आपको क्या लगता है, इतना गिरा हुआ हूँ मैं जो अपनी ही भाभी पर डोरे डालूंगा। तान्या उसे छेड़ते हुए बोली, तू चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता ब्रो, क्योंकि तेरे सामने खड़ी लड़की रिश्ते में भले ही तेरी भाभी हो, पर साथ ही ये मिस्टर अधिराज आर्यन की वाइफ है, जिनसे कोई बेवकूफ़ी पंगे लेना पसंद करेगा। फिर विवान मिश्का को उंगली दिखा बोला, पर मुझसे भाभी सुनने की उम्मीद बिल्कुल मत रखना, ये काफ़ी औकाद हो जाएगा। विवान मिश्का के सामने हाथ जोड़ सिर झुका नाटक करते हुए बोला, और मैं वो बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मिश्का विवान से, तुम सबके लिए क्या ये मेरे लिए भी काफ़ी ऑकवर्ड होगा। घर में एक मॉन्स्टर काफ़ी है सभी को डराने के लिए, प्लीज़ मुझे मिशी ही बोलना तुम सब। मिश्का की बात सुनते ही चारों एक साथ एक ग्रुप हग करते हैं। स्मिता जी सभी को देख साइड में खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक उन्हें याद आया कि मिश्का को दादी अपने कमरे में बुला रही थी। स्मिता जी मिश्का को उनके कमरे में जाने को बोल वहां से चली जाती हैं। विवान मिश्का के कंधे पर हाथ रख बोला, वैसे एक बात बता मिशी, तू भाई के साथ रह कैसे रही है? तू तो उनसे बहुत डरती थी। मिश्का अधिराज के बारे में सोचते हुए बोली, इतने भी बुरे नहीं है वो। इवन मैं उन्हें जैसा सोचती थी वो उससे बिल्कुल अलग हैं। बोलते हुए मिश्का के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अधिराज के बारे में सोचते हुए वो कब ब्लश करने लगी उसे एहसास ही नहीं रहा। तान्या उसकी बात सुन मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है मिशी, तू ब्लश कर रही? वहीं तृप्ति मिश्का की बात सुन उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, कुछ ही दिन में मिस्टर मॉन्स्टर, मिस्टर माइन बन गए। ये सुन मिश्का उसे घूरती है, वहीं विवान हंस देता है। तान्या मिश्का से, वैसे मिशी भाई ने तुझे अब तक वो श्री मैजिकल वर्ड्स कहे या नहीं? मिश्का नासमझी से तान्या को देखती है जैसे पूछ रही हो, मतलब? विवान मिश्का के सामने घुटनों के बल बैठ नाटक करते हुए बोला, मिशी मेरी जान, आई लव यू। मिश्का विवान के हाथ से अपने हाथ को पीछे खींच हैरानी से विवान को देखती है। विवान अपने सिर पर हाथ मारते हुए, यही थे श्री मैजिकल वर्ड्स। तृप्ति विवान को चिढ़ाते हुए, माय गॉड विवान, अगर भाई ने ये देख लिया होता ना, तो आज जीते जी तुझे नर्क के दर्शन करवा देते। विवान तृप्ति को आंख मारते हुए, इसलिए तो उनके पीठ पीछे उनकी बीवी पर लाइन मार रहा हूँ, मुझे जीते जी नर्क नहीं जाना। तान्या की बात सुन मिश्का सोचते हुए उदास हो बोली, नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ कभी कहा ही नहीं मुझसे। विवान उसकी बात सुन बोला, मतलब मैं वो पहला लड़का हूँ जिसने तुम्हें प्रपोज किया। मिश्का विवान को मारते हुए बोली, अब एक और बार मस्ती की ना, तो लातों से मारूंगी। कुछ देर बाद मिश्का दादी के कमरे में उनसे बात कर रही होती है। दादी मिश्का को उसके और अधिराज के रिश्ते को लेकर कुछ जरूरी बातें समझा रही थी। दादी मिश्का से, मिशी बेटा, हम जो बातें तुम्हें बताए हैं वो हम अधिराज को नहीं समझा सकते, इसलिए तुमसे बोल रहे हैं। मिश्का दादी से, दादी ऐसा करने पर वो गुस्सा हुए तो? दादी मुस्कुराते हुए बोली, गुस्सा? मेरी बच्ची पतियों को पत्नियों का ऐसा करना अच्छा लगता है। जिस तरह तुमने इस रिश्ते को अपनाया है, उसकी तरह अब अधिराज और उसकी चीजों पर भी अपना हक जताना शुरू कर दो। शादी के बाद दो लोगों का एक दूसरे पर पूरा हक होता है। दादी ऐसे ही मिश्का को कुछ देर समझती रहीं। रात का वक्त, अधिराज ऑफिस से घर आता है। गेट खुलने की आवाज सुन मिश्का बालकनी से भागते हुए वापस कमरे में आ जाती है। उसे यूं भागकर आते देख अधिराज मुस्कुरा देता है।
अचानक मिश्का अधिराज को देख शर्माने लगती है। उसे ऐसे शर्माते देख अधिराज उसे एक नज़र ऊपर से नीचे देख खुद में सोचता है, आज अचानक इसे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही। अधिराज उसे इग्नोर कर लैपटॉप बैग सोफे पर रख फ्रेश होने बाथरूम चला जाता है। उसे जाता देख मिश्का मुंह बनाते हुए बोली, इन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, उल्टा आज बिना कुछ बोले ही फ्रेश होने चला गए। दादी ने तो कहा था पतियों को ये सब पसंद आता है। अधिराज चेंज कर कमरे में वापस आता है। मिश्का बेड पर बैठे मोबाइल चला रही थी। अधिराज मिश्का के हाथ से मोबाइल छीन उसे साइड टेबल पर रखते हुए बोला, कल से कॉलेज खुल रहे हैं, सुबह जल्दी उठना है, सो जाओ। मिश्का हैरानी से, सो जाओ। अधिराज नासमझी से उसे देख बोला, क्यों, क्या हुआ, डिनर नहीं किया। मिश्का खुद को नॉर्मल रखते हुए, नहीं, आई मीन डिनर किया है। अधिराज आगे बिना कुछ सुने लाइट डिम कर मिश्का को बाहों में लेकर सो जाता है। सोने के कुछ देर बाद अधिराज चौंकते हुए आंखें खोल कुछ महसूस करता है। मिश्का की उंगलियां आज उसके शोल्डर और चेस्ट को सहला रहे थे, जो अधिराज को कंट्रोल से बाहर होने पर मजबूर कर रहे थे। अधिराज एक झटके से मिश्का के हाथ को पकड़ बोला, कौन ये फालतू की पट्टी पड़ा रहा तुम्हें। मिश्का नाटक करते हुए, पट्टी, कैसी पट्टी, आप क्या बोल रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अधिराज लाइट ऑन कर मिश्का से, ये ड्रेस तुम्हारी तो नहीं, किसने दी। मिश्का कुछ बोलती उससे पहले अधिराज एक बार फिर बोला, बटरफ्लाई। सच बोलना, झूठ बोलोगी और पकड़ी गई तो सजा मिलेगी। मिश्का नजरें नीचे कर आंखें मिच धीरे से बोली, वो ये ड्रेस दादी ने दिए। अधिराज एक गहरी सांस लेते हुए, और ये फालतू की पट्टी भी उन्होंने ही पढ़ाई तुम्हें, है ना। मिश्का हाँ में सिर हिला देती है। अधिराज कुछ बोलता उससे पहले मिश्का बोली, प्लीज आप उन पर गुस्सा मत करना, उनकी इंटेंशन बुरी नहीं थी। अधिराज मिश्का के चेहरे को अपनी उंगली से उठते हुए, अच्छा, और वो कैसे। मिश्का आगे बिना कुछ बोले बस नजरें चुरा लेती है। अधिराज हंसते हुए, अच्छा, अब समझा, उन्होंने तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल किया। मेरी उम्र हो गई है, ना जाने अब और कितने दिन की मेहमान हूँ। अब तो बस एक ही इच्छा बची है, मरने से पहले एक बार अपने परपोते को देख लूं। मिश्का आंखें फाड़ हैरानी से अधिराज को देखते हुए, ये सब आपको कैसे पता। उद्धरण चिन्ह। अधिराज मिश्का के चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए, क्योंकि दादी का ये डायलॉग काफी पुराना है। जब मैं लगभग 25 साल का था तब से सुनता आ रहा हूँ। मिश्का अधिराज को देखते हुए, फिर इतने सालों तक आपने उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं की। मिश्का की नासमझी पर मुस्कुरा अधिराज अपने नाक से उसके नाक को सहलाते हुए बोला, क्योंकि अब तक मेरी लाइफ में तुम्हारी जैसी कोई बटरफ्लाई नहीं थी ना, इसलिए। उसकी बात सुन मिश्का शर्म से आंखें बंद कर लेती है। अधिराज आगे बढ़ उसके सिर को अपने होठों से चूम लेता है। मिश्का आंखें खोल अधिराज को देखती है। अधिराज उसे समझाते हुए आगे बोलता है, बटरफ्लाई, मैं नहीं चाहता हमारा रिश्ता तुम्हारे करियर के इस मोड़ पर कोई ब्रेकर या हंडल बने। जैसा कि तुम जानती हो, मैं नहीं चाहता इस वक्त किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। मैं चाहता हूँ तुम मिसेज अधिराज आर्यन के नाम से नहीं, बल्कि मिश्का के नाम से जानी जाओ। तुम अपनी खुद की एक नई पहचान बनाओ, जैसा कि तुम इस शादी से पहले करना चाहती थी। रही बात हमारे बीच के रिश्ते की, तो मेरा नाम अधिराज आर्यन है और सब लोग मुझसे डरते हैं। इसके अलावा तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो। एक कहावत तो सुनी होगी ना तुमने,
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बस इसी तरह हम भी धीरे धीरे लाइफ की इस रेस को एक दिन प्यार से जीत ही लेंगे। मिष्का ध्यान से अधिराज की बातों को सुन रही थी, जैसे कोई प्रवचन चल रहा हो। अधिराज उसके चेहरे पर बोरियत महसूस कर सकता था। अधिराज अपने सिर को झटक मिष्का से बोला, कोई सजा नहीं मिली है। जो जबरदस्ती मेरी बातों को सुनना ही है। नींद आ रही है तो सो जाओ। मिष्का बिना देर किया बेड पर निढाल पड़ जाती है। अधिराज अपने चेहरे को दूसरी साइड फेर सोने की कोशिश करता है। ये देख मिष्का बोली, आज आप उस तरफ घूम कर क्यों सो रहे हैं? आप ऐसे सोएंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। अधिराज आंखें बंद किए ही बोला, आजकल जैसी तुम हरकतें कर रही हो मुझे डर है कल को अपना बैग मुझे सोफे पर न लगाना पड़ जाए। मिष्का अधिराज को छेड़ते हुए अपनी उंगलियों को एक बार फिर धीरे से अधिराज के पीठ पर चलाते हुए बोली, अच्छा तो क्या मेरे छूने से आपको फर्क पड़ता है? मुझे तो लगा था आप काफी अनरोमांटिक और सख्त टाइप हो। अधिराज जो काफी देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, एक झटके से मिष्का को अपने नीचे कर उसके हाथों को बेड पर पुश कर देता है। मिष्का आंखें बड़ी कर अधिराज को देखती है। अधिराज मिष्का की आंखों में देखते हुए, क्यों मेरे तुम्हारे करीब आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? अधिराज के सवाल से मिष्का की तो हालत ही खराब हो गई। मिष्का की धड़कनें उसकी सांसें बढ़ती चली जा रही थी। जोर जोर से सांस लेने की वजह से अधिराज का ध्यान ना चाहते हुए भी मिष्का के चेस्ट पर चला गया। अधिराज झुककर मिष्का के नेक पर किस करने लगा। मिष्का से अधिराज की नजादियां अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो अधिराज की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगी, जो अधिराज को और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। अधिराज अचानक किस करते हुए मिष्का के नेक पर बाइट कर लेता है, जिससे मिष्का की चीख निकल जाती है। अधिराज मिष्का के हाथों को धीरे से छोड़ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस उम्र में मेरे फिजिकल डिजायर्स एक अलग ही लेवल के हैं। आई होप अब तुम्हें पता चल ही गया होगा तुम्हारे करीब आने से मुझे कितना फर्क पड़ता है, और ये भी कि मैं कितना अनरोमांटिक पसंद हूँ। इतना बोल अधिराज वापस अपने जगह आते हुए मिष्का को अपनी बाहों में भर लेता है। मिष्का अपने गले को सहलाते हुए, ये बात अच्छे से भी तो बोल सकते थे ना, बाइट करने की क्या जरूरत थी? अधिराज मुस्कुराते हुए कोशिश कर ही रहा था, पर अच्छे से समझने पर कोई बात समझ कहाँ आती है तुम्हें? अधिराज मिष्का के ध्यान को भटकाते हुए, वैसे सुना है तुम पढ़ाई में काफी लॉल हो, फिर इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिला? मिष्का अधिराज की बात सुन खुद पर प्राउड करते हुए बोली, यहाँ एडमिशन मुझे नीतू आंटी की हेल्प और कल्चरल कोटा से मिला था। अधिराज उसे चिढ़ाते हुए, हम तो सिर्फ एडमिशन लेकर पूरी जिंदगी इसी कॉलेज में रहने का सोचा था। मिष्का नासमझी से, क्या मतलब? अधिराज स्ट्रिक्टली बोला, मतलब ये कि कॉलेज में पढ़ाई भी करनी होती है। कल से हर रात ऑफिस से आने के बाद मैं खुद तुम्हें 1 घंटे पढ़ाया करूंगा। मिष्का अधिराज की बात सुन पछताते हुए मन ही मन खुद से बोली, और निभा ले पत्नी धर्म। बड़ा आई लव यू सुनने का भूत सवार हुआ था। यहाँ तो एक के बाद एक नए शौक दिए जा रहे हैं। इससे पहले कि कोई नया शौक मिले चुपचाप सोने में ही भलाई है। अधिराज आंखें बंद कर मिष्का के बालों को सहलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, अब सो जाने में ही भलाई है। मिष्का आंखें मिच सोने का नाटक करने लगती है। ये देख अधिराज मुस्कुरा देता है। कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। अगली सुबह के 7 बजने वाले थे और मिष्का अब तक सो रही थी।
ये देख अधिराज मिश्का के फोन को सोफे पर रख खुद बालकनी में जाकर उसे कॉल करता है। मिश्का मोबाइल की रिंग सुन उलझाई हुई नजरों से अपने फोन को इधर उधर ढूंढती है। फोन सोफे पर देख वो खुद से बोली, ओ मेरे प्यारे बैग, ना चाहते हुए भी अब मुझे तुम्हें छोड़ना होगा। बोलते हुए वो जाकर फोन उठाकर देखती है। फोन पर मिस्टर मॉन्स्टर नाम शो हो रहा था। मिश्का के पीछे से आवाज आती है, गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई। मिश्का पलटकर सामने खड़े अधिराज को देख बोली, आप तो यहीं है, फिर इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे थे? अधिराज मिश्का को हग कर उसके बालों पर किस कर बोला, वो क्या है ना, हर रोज सुबह सुबह फर्श पर गिरने का नहीं तो मुझे शौक है, न ही ये मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है। बोल अधिराज मिश्का को बाथरूम के डोर तक छोड़ते हुए आगे बोला, कल से वक्त पर उठ जाना, वरना कल इतने प्यार से नहीं उठाऊंगा। मिश्का बाथरूम के अंदर जा अधिराज को घूरते हुए बोली, प्यार से? इसे आप प्यार कहते हो? अधिराज बोला, इसे मेरी पोलाइटनेस ही समझो। मिश्का मुंह बना अधिराज के फेस पर दरवाजा बंद कर देती है। अधिराज मुस्कुराते हुए वापस सोफे पर बैठ अपना काम करने लगता है। मिश्का को बाथरूम के अंदर गए काफी वक्त हो चुका था। काम खत्म कर अधिराज ने वक्त देखा। अधिराज बाथरूम के दरवाजे को देख सोचता है, ये आज कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लगा रही, कहीं कोई प्रॉब्लम? सोचते हुए उसके चेहरे पर सिकन आ गई। वो बाथरूम के दरवाजे पर नॉक कर बोला, मिश्का, तुम ठीक हो? अब तक बाहर क्यों नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है क्या? मिश्का बाथरूम के अंदर से बोली, हाँ, आप हो प्रॉब्लम? मैं तो कब से आपके ऑफिस जाने का वेट कर रही हूँ। अधिराज उसकी बात सुन नासमझी से बोला, मेरे ऑफिस जाने का वेट कर रही थी, पर क्यों? मेरे ऑफिस निकलने में अभी काफी वक्त है। मिश्का दबी हुई आवाज में बोली, आप कमरे से बाहर नहीं जाओगे तो मैं बाथरूम से बाहर कैसे आऊंगी? अधिराज के अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो मिश्का की बातों को समझते हुए बोला, अच्छा, तो मैंने तुम्हें उठाया इसलिए नाराज हो? मिश्का अधिराज के बेवकूफ़ी भरी बातें सुन बोली, इडियट, आपसे बकवास करने के चक्कर में मैं अपने कपड़े लिए बिना ही बाथरूम चली आई थी। अधिराज को अब सब समझ आ गया। वो मिश्का को छेड़ते हुए बोला, हाँ, तो इसने कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम बाहर आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी कल तो बड़ी पत्नी व्रता बन रही थी, आज क्या हो गया? मिश्का रुंधी हुई आवाज में बोली, अधिराज प्लीज बाहर जाए, मुझे शर्म आती है। आप नहीं गए तो मैं पूरे दिन यहीं बाथरूम में बंद रहूंगी। अधिराज इस वक्त सारी बातें भूल चुका था, उसे तो बस मिश्का का उसे अधिराज बुलाना याद रहा। आज मिश्का ने पहली बार उसे एक अलग नाम से पुकारा था। अधिराज खुश था कि धीरे धीरे ही सही पर मिश्का अब उसे अपनाने लगी है। उनकी शादी भले ही एक फोर्स मैरिज थी, पर अधिराज चाहता था कि मिश्का उनके बीच के रिश्ते को पूरे दिल से अपने ना के किसी दबाव में। अधिराज मिश्का से, ठीक है, मैं वर्क रूम में जा रहा, तुम बाहर आ सकती हो। इतना बोल अधिराज अपने वर्क रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद मिश्का कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी थी। अधिराज मिरर के सामने टाई लगाते हुए बोला, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। ड्राइवर तुम्हें और तृप्ति को कॉलेज ड्रॉप कर देगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे या तरुण को कॉल करना। मिश्का बैग पैक करते हुए, कॉलेज में क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है, इतने दिनों से वहीं तो पढ़ रहे हम दोनों, और वैसे भी मुझसे किसी को क्या ही मिल जाएगा।
अधिराज मिश्का को अपने तरफ घुमा, उसके चेहरे को थाम सिर पर किस कर बोला, न चाहते हुए भी तुम्हारी शादी एक चलते फिरते प्रॉब्लम से हुई है बटरफ्लाई। मिश्का अपने दोनों हाथों को अधिराज के कमर पर रखते हुए बोली, पूरी दुनिया के लिए आप भले ही एक प्रॉब्लम हो, पर मेरे लिए आपसे अच्छा सॉल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता। अधिराज उसकी बात सुन मुस्कुरा देता है। मिश्का धीरे से अपने सिर को अधिराज के सीने पर रख देती है। अधिराज भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अधिराज मिश्का को खुद से दूर कर बोला, ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाना। इतना बोल अधिराज सोफे पर रखे अपने बैग को उठता है। ये देख मिश्का बोली, और आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे? ब्रेकफास्ट क्या, आप तो लंच डिनर सब बाहर ही करते हैं। ऐसा क्यों? अधिराज स्माइल कर मिश्का से बोला, क्योंकि मुझे ऐसे ही रहना पसंद है, मुझे अकेले रहना पसंद है। मिश्का अधिराज के हाथ को थामते हुए बोली, पर मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं मिस्टर आर्यन। अधिराज मिश्का को देखते हुए, तो क्या चाहती हो तुम? मिश्का झट से बोली, आज रात साथ में डिनर करना। अधिराज स्माइल कर बोला, ओके, आज रात हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, अब मैं ऑफिस जा सकता हूँ। मिश्का उसे हग करते हुए बोली, थैंक यू सो मच, अब आप ऑफिस जा सकते हो। इतना बोल मिश्का भी अपने बैग को उठा नीचे जाने लगती है। लिफ्ट में अधिराज मिश्का के कमर को पकड़ अपने करीब कर लेता है। मिश्का अधिराज की हरकत देख उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर हड़बड़ाते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे? नीचे सब लोग होंगे, कोई देख लेगा, प्लीज। अधिराज मिश्का के सामने शर्त रखते हुए बोला, पहले प्रॉमिस करो तुम अब से मुझे राज कहकर ही बुलाओगी। मिश्का जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ ठीक है। अधिराज अपनी दूसरी डिमांड रखते हुए, किस मी? मिश्का उसकी बात सुन उसे हैरानी से देखने लगती है, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो जो अधिराज अभी बोल गया था। अधिराज मिश्का को बिना देखे एक बार फिर बोला, हम ग्राउंड फ्लोर पहुंचने वाले हैं बटरफ्लाई। ये सुन मिश्का जल्दी से अधिराज के गाल पर छोटी सी किस कर उससे दूर खड़ी हो जाती है। एक छोटी सी किस से ही उसका चेहरा सुर्ख गुलाबी पड़ चुका था, बिना मेकअप के ही आज वो ब्लश कर रही थी। अधिराज मुस्कुराते हुए एक नज़र मिश्का को देख घर से बाहर चला गया। वहीं मिश्का सब लोगों के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। मिश्का के चेहरे पर खुशी और शर्म देख दादी मन ही मन खुश हो गई। अधिराज ये सब दादी को दिखाने के लिए ही कर गया था। तृप्ति उसे छेड़ते हुए धीरे से बोली, क्या बात है, आज तो तू बड़ा ब्लश कर रही, ऐसा क्या हुआ थर्ड फ्लोर पर जिसकी सेकंड फ्लोर को खबर ही नहीं? मिश्का तृप्ति को घूरते हुए, क्लास लगी है, आज रात से तेरे मॉन्स्टर भाई मुझे हर रोज 1 घंटे पढ़ाने वाले हैं, तेरी रिजल्ट भी अच्छी नहीं हुई तो मेरे साथ क्लास ज्वाइन करने के लिए रेडी रहना। इधर तान्या विवान से बोली, विवान, कॉलेज जाते वक्त मुझे हॉस्पिटल छोड़ जाना। विवान हाँ में सिर हिलाते हुए, ओके दी, आप चाहो तो आते वक्त मैं आपको पिक भी कर लूँगा। तान्या स्माइल कर हाँ में सिर हिला देती है। तान्या पेशे से एक डॉक्टर थी, जो इस वक्त सीनियर डॉक्टर टंडन को असिस्ट कर रही थी। डॉक्टर टंडन मुंबई के जाने माने एक्सपीरियंस सर्जन थे, जिनकी पहचान न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड के कई देशों में थी। अधिराज को खुशी थी कि तान्या आज जो कुछ थी वो अपनी काबिलियत पर थी। अधिराज के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में किसी को नहीं पता था, या यूं कहें कोई पता कर ही नहीं सकता था। केशव जी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को उनकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से लाइफ में कोई
प्रेफरेंस मिले। अधिराज को फैमिली बिजनेस अपने दादाजी मिस्टर कैलाश आर्यन के वजह से संभालना पड़ा। कैलाश आर्यन बिजनेस वर्ल्ड में एक जाने माने नाम थे। उनके बाद बिजनेस उनके बेटे केशव जी संभालने वाले थे, पर अतीत में हुए कुछ घटनाओं के कारण कैलाश जी केशव जी से नाराज थे। इसलिए उन्होंने गुस्से और नाराजगी में अपनी सारी प्रॉपर्टी अधिराज के नाम कर दी। उन्होंने अधिराज को न ही सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी दी, बल्कि अधिराज को इस लायक बनाया भी कि वो इस प्रॉपर्टी और उनके बाद पूरे घर को संभाल सके। कुछ बातों पर अधिराज केशव जी से बहस नहीं करना चाहता था, बस इसलिए उनकी बात मान लिया करता था, स्पेशली जब बात फैमिली या उनके बच्चों की हो। कॉलेज, तृप्ति और मिश्का कैंटीन में बैठे गप्पे मार रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, घर कम पड़ जाता है क्या तुम दोनों को, जो यहाँ भी शुरू हो गए। तृप्ति और मिश्का देखती हैं तो सामने विवान खड़ा था। उसे देख दोनों एक साथ बोली, तू यहाँ, वो भी इस वक्त। विवान चेयर खींच उनके बगल में बैठते हुए बोला, क्यों, कॉलेज आना मना है क्या। मिश्का बोली, नो विवान, हमारा मतलब है इस वक्त कॉलेज में अननोन लोगों का आना अलाउड नहीं। मिश्का की बात सुन विवान अपने आई कार्ड को दोनों के सामने टेबल पर रखते हुए बोला, इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, वो भी तुम दोनों से सीनियर, इसलिए अब से कॉलेज में तुम दोनों मुझे सर बोलोगी। तृप्ति उसे यूं ओवर स्मार्ट बनते देख बोली, तेरे लास्ट कॉलेज के कारनामे जानते हैं हम, तो हमारे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनना बंद कर। तृप्ति की बात सुन विवान उदास होते हुए बोला, तुझे सच में लगता है तृप्ति में किसी लड़की के साथ ऐसा कर सकता हूँ। बोलते हुए विवान काफी दुखी दिख रहा था। तृप्ति उसे चीयर अप करते हुए बोली, तू पागल है क्या, मैं तो बस तेरे मजे ले रही थी। वैसे पता है क्या, हमारी मीशी भाई को प्यार से राज बुलाती है, उनका नंबर भी राज से सेव कर रखा है इसने। विवान नाटक कर अपने दिल पर हाथ रख बोला, क्या यार तृप्ति, दिल के जख्मों को सही से भर तो जाने दे। अभी ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है और तू है कि इन पर नमक छिड़कती रहती है। मिश्का विवान को घूरते हुए बोली, विवान ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारे जख्मों पर नमक क्या काली मिर्च छिड़क दूंगी। विवान मुंह बना मिश्का से बोला, अच्छा, भाई को प्यार से राज और मैं क्या विवान से विलन। मिश्का विवान को अपने बैग से मारते हुए बोली, इससे पहले कि तेरी ये बकवास बातें मिस्टर मॉन्स्टर के कानों तक जाए, इन्हें दोहराना बंद कर दे। मेरे कल्चरल क्लास का वक्त हो गया, मैं चली। इतना बोल मिश्का वहां से चली जाती है। उसके जाते ही विवान तृप्ति से बोला, लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है। तृप्ति कॉफी पीते हुए बोली, सुना है भाई को भी लोगों के हाथ पैर और स्पेशली मुंह तोड़ने में काफी मजा आता है। ये सुन विवान उसे घूर कर देखता है। अधिराज के ऑफिस में अधिराज तरुण से, मुझे आज शाम तक नीतू खुराना की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मिश्का से कब और कैसे मिली सब कुछ। मिश्का के हॉस्टल रूम से कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो निकाल लेना। तरुण हमें सिर हिलाकर चला जाता है। इधर कॉलेज में स्पोर्ट्स डे और कल्चरल डे की तैयारियां जोरों से चल रही थी। विवान कॉलेज कैंटीन में कॉफी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर टेबल पर जाकर बैठ जाता है। एक लड़की विवान को काफी सर्व करती है। विवान स्माइल कर नजरें उठा उसे थैंक्स बोलने ही वाला था, पर लड़की को देख वो शॉक्ड होते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। लड़की भी विवान को देख शॉक्ड थी। इसी हड़बड़ में उसके हाथ से कॉफी की ट्रे छिटक गई और कुछ कॉफी विवान पर जा गिरी।
विवान लड़की को गुस्से से घूरता है। ये देख लड़की अपने हाथों को फोल्ड कर पूरे गुस्से और एटीट्यूड में विवान को रिप्लाई देती है, ये तो कुछ भी नहीं है, यू डिजर्व मोर। लड़की आगे कुछ और बोलती उससे पहले विवान प्लेट में रखे पेस्ट्री को उठा लड़की के चेहरे पर मारते हुए बोला, तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम एक्चुअली डिजर्व क्या करती हो। बट आई मस्ट से। विवान आगे कुछ और बोलता उससे पहले लड़की दूसरे टेबल से पानी की ग्लास उठा विवान के चेहरे पर फेंकते हुए बोली, ये जो ओवस्मानिस है ना विवान, लंदन में ही छोड़ आते तो बेहतर था। इसके बाद क्या था, एक के बाद एक दोनों एक दूसरे पर स्नैक्स और पानी से फायरिंग शुरू कर चुके थे। तभी कैंटीन में एक जोरदार आवाज गूंजी, क्या हो रहा ये सब, ये कॉलेज है या प्लेग्राउंड? जंग का मैदान बना रखा है पूरे कैंटीन को। अभी के अभी मुझे मेरे केबिन में मिलो। दोनों सामने खड़े लड़के को देख दोनों सिर नीचे कर खड़े हो गए। ये लड़का था विक्रांत खुराना। खुराना इंटरप्राइजेस का टेक्सटाइल, फैशन और एजुकेशनल फील्ड में काफ़ी नाम था। ये कॉलेज विक्रांत की थी। विक्रांत अक्सर यहाँ आया करता था क्योंकि यहाँ कोई ऐसा था जिसे बस देखने भर से ही विक्रांत के दिल को सुकून का एहसास होता था। कुछ देर बाद विवान इस लड़की के साथ विक्रांत के केबिन में खड़ा था। विवान विक्रांत से, सर जो कुछ कैंटीन में हुआ उसकी शुरुआत इसने की थी। विक्रांत विवान को समझते हुए, विवान इससे तो मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं ही है, पर तुम मुझे एक मेच्योर पसंद लगते थे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शुरुआत चाहे जिसने भी की हो, जरूरी तो नहीं गलत शुरुआत का अंत भी गलत ही हो। विवान सिर नीचे कर, सॉरी सर नेक्स्ट टाइम से। इतने में विवान के साइड में खड़ी लड़की बोली, भाई इसकी तारीफ करने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। ये वही है जिसने एक छोटे से बदले के लिए मुझे कॉलेज के रूम में लॉक किया था। विवान लड़की को देख गुस्से में बोला, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ और एक बार फिर वही बोलूँगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। विक्रांत विवान की साइड लेते हुए, विवान ठीक बोल रहा वानी, उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। विवान में तो बस तुम्हें वहां से निकाला था। जिसने ये सब किया था वो लंदन के लॉकअप में है। विवान से बदला लेने के चक्कर में उसने तुम्हें टारगेट किया, क्योंकि विवान तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए उन दिनों कुछ भी कर रहा था। वानी विक्रांत से, भाई अगर आप विवान को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो तो ये गलत। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, और मैं भला ऐसा क्यों करने लगा? तुम्हें भरोसा नहीं तो शाम को घर पर प्रूफ दिखा सकता हूँ। एक और बात, यहाँ एडमिशन मिलने से पहले ही तुम्हें बता चुका था मुझे कॉलेज में भाई मत बोलना। फिर वो विवान को देख बोला, आई होप तुम ये बात कॉलेज में। विवान पलकें झपकाते हुए, इट्स ओके सर, मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा। विक्रांत दोनों से, ठीक है तो कल से तुम दोनों साथ मिलकर कैंटीन में पूरे एक वीक तक स्टूडेंट्स को सर्व करोगे। ये तुम दोनों की पनिशमेंट है, अब दोनों जा सकते हो। वहीं विक्रांत उन दोनों के जाते ही अपनी सुकून की तलाश में निकल पड़ा। उसकी आंखों का सुकून इस वक्त कल्चरल क्लास में अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। विक्रांत जिसे ढूंढते हुए यहाँ तक आया था वो कोई और नहीं बल्कि मिश्का थी। विक्रांत कुछ देर विंडो से मिश्का को यूं ही देखने के बाद क्लास के अंदर जाता है। डांस खत्म होते ही विक्रांत तालियां बजाते हुए बोला, वेल डन मिशी। मिश्का विक्रांत को देख खुश होते हुए बोली, विक्रांत सर आप यहाँ? विक्रांत मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? मिश्का नासमझी से, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आ। उसके इतना बोलते ही साइड में रखा उसका फोन बजाना शुरू हो जाता है।
मिष्का कॉल रिसीव कर बोलती है, हाँ बोल तृप्ति। सामने से तृप्ति बोली, यार एक प्रॉब्लम हो गई है, तान्या दी को हमारी हेल्प चाहिए। तू जल्दी आकर मुझसे कैंटीन में मिल। मिष्का ओके बोल कॉल कट कर देती है। विक्रांत सामने खड़े हो मिष्का को बस ध्यान से बातें करते देख रहा था। मिष्का विक्रांत के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, क्या हुआ सर? आप क्या सोच रहे? विक्रांत हड़बड़ाते हुए, वो मैं ये सोच रहा, हाँ वो मुझे लगा तुम्हें कहीं जाना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मिष्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ प्लीज सर मुझे कैंटीन तक ड्रॉप कर दीजिए। विक्रांत नासमझी से, कैंटीन तक? मिष्का हंसते हुए, हाँ क्योंकि मैं कैंटीन जा रही हूँ। बोल मिष्का बैग उठा मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। विक्रांत कॉरिडोर में खड़े होकर उसे तब तक देखता है जब तक वो उसकी आंखों के सामने से ओझल नहीं हुई। विक्रांत एक गहरी सांस ले वहां से जाने को मुड़ता ही है कि उसे अपने सामने वानी खड़ी मिलती है। वानी अपने हाथों को फोल्ड कर विक्रांत से बोली, दिल की बात बोल क्यों नहीं देते भाई, आखिर ऐसा क्या है जो आपको हर बार लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है? विक्रांत मुस्कुराते हुए, लाइफ ही रोक लेती है वानी। वानी नासमझी से, लाइफ? मैं कुछ समझी नहीं। विक्रांत एक गहरी सांस लेते हुए, वक्त आने पर बता दूंगा। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कैंटीन में होना चाहिए। वानी मुंह बनाते हुए, जा रही हूँ सर। इतना बोल वानी वहां से चली जाती है। वहीं कोई और भी था जो इन सब से दूर बैठे सब कुछ देख रहा था, और वो था अधिराज। कैंटीन में तृप्ति और मिष्का तान्या से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। तान्या बोली, तुम दोनों कुछ भी करो बस आज उस लड़के को घर से भगा दो। प्लीज मेरी इतनी सी हेल्प कर दो। डॉक्टर टंडन बाहर गए हुए हैं, उनके एब्सेंस में आज की नाइट शिफ्ट मुझे मिली है। आज तान्या से केशव जी के दोस्त और उनका बेटा मिलने आने वाले हैं। तृप्ति तान्या से, ठीक है हम दोनों हेल्प कर देंगे पर याद रखना बदले में हमें भी कुछ चाहिए होगा। तान्या मजबूरी में, तुम दोनों को जो चाहिए ले लेना बस आज मुझे बचा लेना, अब मैं कॉल रखती हूँ। इतना बोल तान्या कॉल कट कर देती है। विक्रांत के केबिन से वापस आने के बाद वानी और विवान के बीच कोई बात नहीं होती। वानी को वाकई में प्रूफ देखना था, जिसके बाद ही वो ये डिसाइड करेगी कि विवान सही था या गलत। शाम का वक्त, ऑफिस में अधिराज केबिन में बैठे नीतू खुराना और मिष्का से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था। आखिर में उसकी नज़र मिष्का की एक पुरानी डायरी पर गई। अधिराज उसकी डायरी अपने लैपटॉप बैग में रख घर के लिए निकल जाता है। अधिराज उसकी डायरी अपने लैपटॉप बैग में रख घर के लिए निकल जाता है। घर पर केशव जी अपने दोस्त नीलेश समरवाल और उनके बेटे नमन के साथ बैठे बातें कर रहे थे। जब मिष्का और तृप्ति कॉलेज से वापस घर आए, हॉल में लड़के को देख दोनों को ये समझते देर नहीं लगी कि ये वही लड़का है जो तान्या से मिलने आया है। दोनों एक नज़र एक दूसरे को देख किचन में चले जाते हैं, जहां कुक मेहमानों के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स रेडी कर रहे थे। तृप्ति के बोलने पर सर्वेट्स ने नमन को अलग और नीलेश जी को अलग प्लेट्स सर्व किए। ड्रिंक की एक सिप लेते ही नमन के मुंह में अलग लग चुकी थी। ये देख मिष्का और तृप्ति के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल आ गई। सभी को नॉर्मली जूस पीते देख नमन चुप रहा। एक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दूसरा वो सबके सामने कोई तमाशा कर अपने डैड को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, बस इसलिए चुप था।
ड्रिंक साइड रख नमन अपने मुंह के स्वाद को ठीक करने की कोशिश में कुछ स्नैक्स उठा एक ही बार में अपने मुंह में डाल लेता है। उसे कहाँ पता था ड्रिंक तो फिर भी ठीक थी, पर अभी अभी जो स्नैक्स उसने खाए थे वो उसके लिए किसी जहर से कम साबित नहीं होने वाला था। उसे स्नैक्स खाते देख मिश्का और तृप्ति एक दूसरे को हाई फाई देते हुए बोले, मिशन पूरा हुआ। इतने में अधिराज घर आ गया। मिस्टर समरवाल जो हॉल में बैठे हुए थे अधिराज को आते देख बोले, और यंग बॉय कैसे हो? मिस्टर समरवाल को हॉल में बैठे देख वो सीधा उनके पास आते हुए बोला, हेलो अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मिस्टर समरवाल बोले, आई एम गुड। कम सीट, मीट माय सन नमन। अधिराज नमन के पास बैठते हुए बोला, हाय नमन, सुना है ज्वेलरी की कोई नई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो। नमन बेचारा क्या ही बोलता, उससे तो न स्नैक्स निगलते बन रहा था न ही उगलते। किसी तरह स्नैक्स को गले से नीचे उतार नमन खड़े होते हुए बोला, हाँ सोचा तो यही है, वैसे फिलहाल मुझे निकालना होगा, कुछ जरूरी है। इतना बोल नमन फौरन वहां से बाहर के तरफ निकल जाता है। अधिराज को उसका यूं बिहेव करना थोड़ा अजीब लगा। वहीं मिस्टर समरवाल बात संभालते हुए बोले, सॉरी बेटा वो क्या है ना अभी अभी प्रोजेक्ट शुरू किया है, इसलिए थोड़ा बिजी रहता है। अधिराज नमन के पास रखे जूस को उठा अपने ग्लास में ढालते हुए बोला, इट्स ओके अंकल। अच्छी बात है कि वो अपने काम को लेकर सीरियस है। बोल अधिराज जैसे ही जूस की एक सिप अपने मुंह में लेता है, उसके होश उड़ जाते हैं। खुद को कंट्रोल कर वो इधर उधर देखता है, क्योंकि उसे कहीं कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तभी उसकी नज़र किचन से झांक रही मिश्का पर गई, जो मुंह बना उसे इशारे से स्नैक्स चुने से मना कर रही थी और जूस के ग्लास को वापस टेबल पर रखने को बोल रही थी। अधिराज उसे देखते हुए एक ही बार में जूस के ग्लास को खत्म कर देता है, जिसके बाद प्लेट में रखे स्नैक्स को भी वो धीरे धीरे खत्म करने लगता है। ये देख दोनों सीधे लिफ्ट पकड़ तृप्ति के कमरे में चले जाते हैं। अधिराज सामने बैठे मिस्टर समरवाल से बोलता है, ओके अंकल, आप लोगों बातें कीजिए, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मिस्टर समरवाल हाँ में सिर हिला देते हैं, जिसके बाद अधिराज सीधे अपने कमरे में चला जाता है। मिश्का तृप्ति से, आज मैं तेरे रूम से कहीं नहीं जाने वाली। आज अपने रूम में गई तो कल सुबह सभी को मेरी लाश मिलेगी। तभी गेट पर नॉक कर एक सर्वेंट बोली, मिशी मैडम अधिराज सर घर आ चुके हैं, आपको ऊपर कमरे में बुलाया है। इतना बोल वो वहां से चली जाती है। इधर सर्वेंट की बात सुन मिश्का अब तक आंखें बड़ी कर हैरानी से हाँ में सिर हिलाए जा रही थी। तृप्ति उसके कंधों को हिलाते हुए बोली, मिशी होश में आई यार, भाई ने खुद बुलाया है, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। मिश्का रोती हुई शकल बना तृप्ति के गले लग बोली, बाय तृप्ति, अपना ख्याल रखना, क्या पता कल हो ना हो। तृप्ति कुछ सोचते हुए मिश्का के कान में कुछ बोलती है, जिसे सुन मिश्का बोली, अभी नीचे जो कुछ हुआ वो काम था क्या जो अब तू मुझसे आग में घी डालने को बोल रही? पता चला उस आग की लपटें मुझे अपने साथ ही। तृप्ति इरिटेट होते हुए, ओहो मिशी एक ट्राई तो करना। इतने में एक दूसरी सर्वेंट अंदर आते हुए बोली, मिशी मैडम वो सर। मिश्का कमरे से भागते हुए बोली, हाँ हाँ बस जा ही रही हूँ। मिश्का भगवान को याद कर किसी तरह कमरे में कदम रखती है। कमरे में कदम रखते ही अधिराज के मजबूत हाथ मिश्का को कमरे के अंदर खींच उसे वहीं दीवार से लगा देते हैं, जिसके बाद अधिराज अपने होठों को बेसब्री से मिश्का के होंठों पर रख उसे डीप किस करने लगता है।
मिष्का अधिराज के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए जल्दी ही उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। अधिराज धीरे से मिष्का के होंठ को छोड़ उसे एक पल सांस लेने देता है। अगले ही पल अधिराज के आंखों के सामने एक लड़के का चेहरा घूमता है, जिसके बाद वो एक बार फिर उसके होठों को किस करने लगता है। इस बार अधिराज की किस काफी स्लो पर इंटेंस थी, जैसे वो मिष्का को बताना चाहता हो कि वो सिर्फ उसकी है, उससे प्यार करने का हक सिर्फ उसे है। कुछ देर मिष्का को किस करने के बाद अधिराज मिष्का पर अपनी पकड़ ढीली कर उससे दूर हो उसके चेहरे को देखता है। मिष्का के होंठ पूरी तरह लाल पड़ चुके थे, जैसे किसी भी वक्त उनमें से खून निकल जाए। वहीं उसका चेहरा पूरी तरह गुलाबी पड़ चुका था। मिष्का नजरें उठा अधिराज को देखती है जो उसे ही देख रहा था। अधिराज मिष्का के क्लोज जा उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये तुम्हें तुम्हारे बनाए हुए स्नैक्स का स्वाद चखाने के लिए था। उम्मीद है स्वाद मिला हो तुम्हें। मिष्का मुंह बना अधिराज की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने तो इशारे से मना किया था आपको। वो आप ही थे जो जबरदस्ती सारी चीजें। बोलते हुए मिष्का की नजरें नीच हो गई। अधिराज मिष्का के चीन को पकड़ उसके चेहरे को उठाते हुए बोला, मुझे नहीं पसंद कोई और वो स्नैक्स खाकर मेरी बीवी को गालियां दे। मिष्का नासमझी से अधिराज को देखने लगती है जैसे पूछ रही हो वाकई ये सिर्फ इसलिए था। अधिराज मिष्का के सिर पर प्यार से किस कर बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। मिष्का उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बाथरूम के तरफ बढ़ जाती है। वहीं अधिराज फोन निकाल किसी से बातें करते हुए बालकनी में चला जाता है। अधिराज कॉल पर, एक लड़के की तस्वीर भेज रहा हूँ, सुबह तक उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अधिराज एक नज़र उस लड़के की तस्वीर को देखता है, जिसके बाद उसे उस लड़के का मिष्का को इतने प्यार से जाते देखना याद आने लगता है। ना चाहते हुए भी आज अधिराज को इनसिक्योर, जेलियस वाली फीलिंग हो रही थी। आज उसने जिस तरह मिष्का को किस किया उसमें एक पोसेसिवनेस था। ये बात अधिराज खुद भी अच्छे से जानता था। अधिराज एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, रिलैक्स, कहीं मैं अपने पसेसिवनेस में मिष्का को ही हट ना कर दूं। कुछ देर बाद अधिराज मिष्का की स्टडी करने में हेल्प कर रहा था। इसी दौरान वो मिष्का से पूछता है, ये विक्रांत खुराना कौन है बटरफ्लाई। विक्रांत का नाम सुन मिष्का के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। मिष्का चहकते हुए अधिराज से बोली, विक्रांत सर हमारे कॉलेज के सीनियर अथॉरिटी में से एक हैं। विक्रांत का नाम सुन मिष्का के चेहरे पर आए चमक को देख अधिराज दिल ही दिल जलन से भर उठा। अधिराज बुक के पेज टर्न करते हुए आगे बोला, और जैसे जानना चाहता हो कि मिष्का के नज़रों में उसकी क्या वैल्यू है, वो उसके बारे में क्या सोचती है, उसकी लाइफ में विक्रांत क्या मायने रखता है। मिष्का मुस्कुराते हुए बोली, विक्रांत सर एक बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। एनजीओ में थी जब अपने सपनों को टूटते बिखरे देखा था। शाम के वक्त आसमान में आए तारों को देख उनसे बातें करते हुए रो रही थी। मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कौन है, कहाँ है भी या नहीं, इसलिए अक्सर उदासी में तारों से बातें कर लिया करती थी। उस शाम जैसे भगवान को मेरे आंसू दिख गए। मेरी मुलाकात नीतू आंटी से हुई, विक्रांत सर की मॉम से। उन्हें रेवती आंटी हमारी केयरटेकर से मेरे बारे में पता चला था। नीतू आंटी मेरे सिर पर होंठ फेरते हुए बोली, यूं जमीन पर बैठ क्या आसमान देखती हो, अपने पंखों को खोलो क्योंकि दुनिया सिर्फ उड़ान देखती है। इसके बाद मेरी मुलाकात विक्रांत सर से हुई जो उसके साथ ही एनजीओ आए हुए थे।
अगले दिन से मैं नीतू आंटी के साथ उनके लाइब्रेरी में काम करने लगी और साथ ही विक्रांत सर से बोलकर उन्होंने कॉलेज में मेरी एडमिशन करवा दी। विक्रांत सर लगभग हर रोज मुझसे कॉलेज में मिलते हैं, एक गार्डियन और मेंटर की तरह मुझे मेरे सपनों के तरफ पुश करते हैं। मेरे लिए उन दोनों से मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अधिराज मिश्का के चेहरे पर खुशी देख उससे और कोई सवाल ना करते हुए बोला, हम तो बेसिकली तुम सिर्फ विक्रांत की रिस्पेक्ट करती हो। अधिराज की बात सुन मिश्का को अब कुछ खटका। वो अधिराज को नासमझी से दिखते हुए बोली, अब की ये सुई विक्रांत सर पर ही क्यों अटकी हुई है? क्या बात है, सच सच बोलिए, झूठ बोले तो सजा मिलेगी। अधिराज उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझी से मैं हूँ। अब तो न ही सच बोलूँगा न ही झूठ, अब तो बस तुम्हारी सजा का इंतजार है। बोलते हुए अधिराज मिश्का के तरफ झुकता चला जा रहा था। मिश्का अपने गले को गीला करते हुए बोली, प्लीज बोल कर किस कीजिएगा। ये सुन अधिराज रुककर नासमझी से उसकी आंखों में देख वापस अपने जगह आ जाता है। मिश्का बेफिक्री से अपनी बात रखते हुए बोली, वो क्या है ना, आप बिना बोले किस करना शुरू कर देते हो, जिससे बहुत जल्द मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मेरे कुछ करने या समझने से पहले आपकी किस पूरी भी हो जाती है। अधिराज मिश्का की शिकायतें सुन दंग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिश्का की बातों पर हंसे या उसे अभी के अभी प्यार से किस कर ले। अधिराज अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, अच्छा, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी किस पूरी हो जाती है और तुम्हें मौका ही नहीं मिलता। ये गलत बात है। ठीक है, अब से मैं तुम्हें बोलकर किस करूँगा। ठीक है, मिश्का अचानक से कुछ याद करते हुए बोली, अरे हाँ, किससे याद आया? विक्रांत सर के बारे में एक बात तो मैं बताना ही भूल गई। अधिराज बेसब्री से, क्या? मिश्का शर्म से मुस्कुराते हुए बोली, यही कि वो मेरी लाइफ के सबसे पहले क्रश हैं। अधिराज मिश्का को देखते हुए, पहले क्रश हैं? मतलब, क्या अब भी विक्रांत तुम्हारा क्रश है? और ये बात तुम्हें किससे कैसे याद आई? मिश्का बात संभालते हुए, है मतलब थे। अभी तो रिसेंटली आप ही हो। मेरे सिर्फ दो ही क्रश रहे हैं, एक विक्रांत सर और दूसरा। अधिराज चौंकते हुए, दूसरा भी है? और कितने क्रश हैं तुम्हारे? मैं कितने नंबर पर हूँ ये भी बताने की कृपा करना। मिश्का अपनी जगह से उठ अधिराज के कमर पर अपने पैरों को रोल कर उसके गोद में बैठ उसकी आंखों में इंटेंसली देखते हुए बोली, पहला दूसरा चाहे जो भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि मेरे आखिरी क्रश आप हो और आप ही रहोगे। मिश्का के अचानक इतने करीब आने और ऐसा करने से अधिराज अपनी जगह पर बिल्कुल जम सा गया। उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हो रहा था। मिश्का अपने हाथों को अधिराज के गले में लपेट आगे बढ़ धीरे से अपने होठों को अधिराज के होठों पर रख देती है। पहले तो अधिराज शॉक्ड था। मिश्का सिर्फ उसके होठों पर अपने होंठ रखे हुए थी। ये एहसास होते ही अधिराज थोड़ा पीछे हो मुस्कुराते हुए मिश्का से बोला, बटरफ्लाई, तुम्हें किस करना नहीं आता? उद्धरण चिन्ह। मिश्का मुंह बना में सिर हिला देती है। अधिराज मिश्का के कमर पर मजबूती से अपने हाथ रख बोला, आज ये 1 घंटे की क्लास किस सीखने से खत्म करते हैं? ओके। मिश्का सवालिया नजरों से अधिराज को देखती है। अधिराज आगे मिश्का के होठों के तरफ बढ़ते हुए बोला, जस्ट फॉलो मी। बोलते हुए अधिराज मिश्का के होठों को अपने होठों के बीच दबा धीरे धीरे उन्हें चूमना शुरू कर चुका था, जिसके बाद मिश्का भी उसका साथ देना शुरू करती है।
ये महसूस होते ही अधिराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। धीरे धीरे उनकी ये किस काफी इंटेंस होती चली जाती है। अधिराज के होंठ धीरे धीरे मिश्का के कमर पर मूव होने लगे थे। दोनों एक दूसरे में घूम थे जब मिश्का का फोन बजा। एक पूरी रिंग होने के बाद भी मिश्का और अधिराज एक दूसरे में घूम ही रहे। फोन एक बार फिर बजना शुरू हुआ। मिश्का को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ वो अधिराज से दूर हो अपने फोन स्क्रीन पर एक नज़र दौड़ती है। फोन पर विक्रांत सर नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखते ही मिश्का जैसे एक पल को अधिराज को भूल ही गई। वो अपने फोन को उठा बालकनी में जाकर विक्रांत से बात करने लगती है। वहीं ये देख अधिराज गुस्से से भर उठा। एक पल में सिर्फ विक्रांत के नाम ने उसके और उसकी प्यारी वाइफ के प्राइवेट मोमेंट्स को खराब जो कर दिया था। अपने गुस्से को कंट्रोल कर वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, अब तो तुमसे मुलाकात करनी ही पड़ेगी मिस्टर विक्रांत खुराना। जिस अधिराज आर्यन को अपनी लाइफ में किसी की इंटरफेरेंस नहीं पसंद थी। आज कोई उसकी प्राइवेट लाइफ की बैंड बाजा रहा था। अधिराज फोन निकाल तरुण को कॉल करता है। तरुण के फोन उठाते ही अधिराज दांत पीसते हुए बोलता है, कल के कल विक्रांत खुराना से मेरी मीटिंग फिक्स करो। कल सुबह सबसे पहला काम ये मीटिंग होनी चाहिए। तरुण यस सर बोल कॉल कट कर देता है। इतने में मिश्का एक्साइटमेंट में चिल्लाते कूदते हुए कमरे में आती है। अधिराज जो इस वक्त अंदर ही अंदर जल भून रहा था। मिश्का को विक्रांत से बात कर इतना खुश देख वो मानो पूरी तरह आग बबूला हो चुका था। मिश्का अधिराज के कंधों को पकड़ते हुए बोली, गेस व्हाट? अधिराज बेमन से, व्हाट? मिश्का मुस्कुराते हुए बोली, मैंने एक परफ्यूम कंपनी की ऐड के लिए अपने कुछ फोटोज भेजे थे और पता है क्या, मेरा सिलेक्शन हो गया। राज मैं एक कंपनी के लिए शूट करने वाली हूँ। बोलते हुए मिश्का काफी खुश लग रही थी। अधिराज इस वक्त फालतू की बातें कर मिश्का के मूड को स्पॉइल नहीं करना चाहता था। इसलिए वो मिश्का को खुशी में शामिल हो मुस्कुराते हुए बोला, वाओ इट्स ग्रेट। आई थिंक तुम्हें ये बात अपनी फ्रेंड से शेयर करनी चाहिए। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहें सस्पेंस और ड्रामे से भरी अधिराज और मिश्का की ये प्यारी सी लव स्टोरी। कमेंट कर स्टोरी पर अपनी राय जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।